जो ज्ञान देने वाले हैं उसको वास्तव में गुरु ही कहना चाहिए। अब गुरु नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे किसी को किसी भी टीचर को? टीचर तो नहीं कह सकते हैं, तो क्या कहेंगे? सर तो एक चपरासी को भी कोई कह देते हैं, दुकानदार को भी कह देते हैं, किराना स्टोर को भी कह देते हैं। सर हर जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, एक बैंक कर्मचारी को भी कह देते हैं। तो एक टीचर को हम सर कहते हैं तो ये जस्टिफाई नहीं होता कि टीचर है कि किराना दुकान है, दुकानदार है या चपरासी है या स्टाफ है। तो इसीलिए जो भी ज्ञान देने वाला है मेरे समझ से उस सभी को गुरु ही कहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं नीरज। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से एक कार्यक्रम चलता है शिक्षा संवाद। उसमें वैसे शिक्षकों को बुलाया जाता है जो उन विषय से एक्सपर्ट होते हैं और उनसे छात्रों की समस्या को लेकर बात की जाती है। तो इसी क्रम में आज हम वाइटल बायोलॉजी सेंटर में आए हैं और यहाँ के संस्थापक हमारे साथ मौजूद है ओपी रॉय सर। उनसे बात करेंगे कि जो भी छात्रों की समस्या आती है बायोलॉजी विषय से संबंधित, उनके बारे में सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले सर, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। हाँ, न्यूज़ इंडिया परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सर, देखा जाए तो वर्तमान समय में एक शब्द है जो कहीं ना कहीं खो गया था, गुरुजी। आपने उसे अभी भी जीवंत रखा है, क्या कहेंगे? आप देखिए कि जो भी कोई ज्ञान देते हैं ना, तो ज्ञान देने वाले को एक वास्तव में हम सब भले कितनी तरक्की क्यों नहीं कर लें, मॉडर्न टेक्निक की कितनी ज़्यादा क्यों नहीं आ जाए, लेकिन जो ज्ञान देने वाले हैं उसको वास्तव में गुरु ही कहना चाहिए। अब गुरु नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे किसी को किसी भी टीचर को? टीचर तो नहीं कह सकते हैं, तो क्या कहेंगे? सर तो एक चपरासी को भी कोई कह देते हैं, दुकानदार को भी कह देते हैं, किराना स्टोर को भी कह देते हैं। सर हर जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, एक बैंक कर्मचारी को भी कह देते हैं। तो एक टीचर को हम सर कहते हैं तो ये जस्टिफाई नहीं होता कि टीचर है कि किराना दुकान है, दुकानदार है या चपरासी है या स्टाफ है। तो इसीलिए जो भी ज्ञान देने वाला है मेरे समझ से उस सभी को गुरु ही कहना चाहिए। तो गुरुजी, ये हमें बताएं कि एक छात्र के जीवन में शिक्षा के साथ साथ अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज़्यादा है। मेरे समझ से शिक्षा से पहले अनुशासन, और अनुशासन से पहले संस्कार, और संस्कार आते हैं उनके अभिभावक से, पेरेंट्स से, मम्मी पापा से। संस्कार दैट मीन्स कि जो भी बच्चे होते हैं वो बच्चे में कोई भी जो गुण होते हैं, या गुण हो, सद्गुण हो, अवगुण हो, जो भी हो, उनके पेरेंट्स के ही देन से आते हैं। तो उसी को हम लोग संस्कार करते हैं, हम आई थिंक संस्कार करते हैं। तो संस्कार हुआ, संस्कार के बाद में अब जैसे गुण आएंगे पेरेंट्स से तो वो तो प्रकट होगा ही बच्चे को। बच्चे बदल नहीं सकता, वो तो प्रकट होबे करेगा, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। उसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं, जीन कहते हैं, उनको डीएनए कहते हैं। तो पेरेंट्स से आएगा ही, उनको कोई बदल नहीं सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो ये हुआ संस्कार, इसको हम संस्कार कहते हैं। उसके बाद होता अनुशासन। अब अनुशासन, डिसिप्लिन कोई काम में अगर नहीं है तो काम सफलतापूर्वक नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाता। तो डिसिप्लिन, संस्कार के बाद में डिसिप्लिन, अनुशासन। अब अनुशासन के बाद में जब शिक्षा होता है ना, वो शिक्षा परफेक्ट होता है, परिपूर्ण होते, नो डाउट आगे जरूर बढ़ेगा। वर्तमान समय में देखा जाए गुरुजी, तो कहीं ना कहीं छात्रों में शैक्षणिक ज्ञान होता है लेकिन सैद्धांतिक ज्ञान देखने को नहीं मिलता है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सैद्धांतिक गुण है वह कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहा है? देखिए, विलुप्त तो नहीं होते जा रहा, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ होता क्या है कि थ्योरेटिकल बहुत सारे जानते हैं, लेकिन जो सैद्धांतिक आप कहते हैं प्रैक्टिकली नॉलेज, चाहे प्रैक्टिकल लाइव क्लास हो, उन्हें करवाते। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, कारण है, लेकिन मेरे समझ से ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं साइंस फैकल्टी के टीचर हूँ या गुरुजी हूँ, तो जो भी थ्योरी पढ़ाते हैं वो थ्योरी को समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, प्रैक्टिकल नहीं करेगा, तब तक स्टूडेंट उस चीज़ से रूबरू या रियलिटी महसूस नहीं कर पाएंगे। वो थ्योरेटिकल कल्पना की दुनिया में क्या हो जाएंगे, रहते रहेंगे। तो ये विलुप्त तो हम कहेंगे, आपकी समझ से तो सही बात है, होते जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम
बचा के रखें। अब गुरुजी हम विषय पर आते हैं। विषय जीव विज्ञान है। एक जो भी छात्र आपके कोचिंग में या कहीं भी पढ़ रहे हैं, 11वीं 12वीं के जो छात्र हैं जीव विज्ञान के, वो जीव विज्ञान विषय में किस तरह पढ़ाई करें जो परीक्षा को अच्छे से पास कर सकें। देखिए, परीक्षा कहेंगे तो किस परीक्षा की बात है? बोर्ड एग्जाम की बात है या नीट की बात है? सबसे पहले तो बोर्ड को। हाँ, देखिए, आज की डेट में बिहार गवर्नमेंट का जो बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो वैल्यूलेस रिजल्ट आते हैं। आप देखे होंगे कि जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाला होता है उसका भी रिजल्ट देखिए कि नीचे होता है, जो नहीं पढ़ना उसका रिजल्ट अप होते हैं। अब सोचिए कि विद इन 1 मंथ में अगर रिजल्ट दे देता तो कॉपी कैसे चेक करता होगा। तो बोर्ड के लिए तो बच्चे को कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए और टेंशन लेना चाहिए। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, रिजल्ट के लिए कोई बच्चे अगर आज के दिन पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा गलती वह करता, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं। वो नहीं भी पढ़ेगा और पढ़ेगा कैसे नहीं, फिर भी बोर्ड में पास हो ही जाता। लेकिन अब बात यहाँ पर बोर्ड की बात नहीं कि बोर्ड में अगर पास कर भी जाएगा तो क्या करेगा। थिंक यहाँ पर सो है कि अगर कोई स्टूडेंट बोर्ड में अगर डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हो जाता है, लेटर सपोज, वो क्या होगा, उसका रिजल्ट से क्या होगा, डिग्री से क्या होगा? नथिंग, कुछ नहीं। अभी आप सुने होंगे कि कुछ दिन के बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी है, तो उस सब क्या किया कि जो बोर्ड का 12th का बोर्ड का जो रिजल्ट था वो वैल्यूलेस कर दिया। उसका कोई नहीं, कंपटीशन देना ही पड़ेगा उसको। तो हर जगह आज के डेट में कंपटीशन थ्रू ही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर बोर्ड के लिए स्टूडेंट को नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए। ये 2 चीज़ होना चाहिए, नॉलेज एंड कंपटीशन। बोर्ड नहीं, बोर्ड में ऐसे ही पास हो जाता है। ISC 12th में विज्ञान में कहें तो जीव विज्ञान में एक चैप्टर है 12वीं में, अनुवांशिकी, जिसमें बहुत सारे छात्रों को बहुत सारे उसमें समस्या आती है। तो आप उन छात्रों को बताएं कि अनुवांशिकी जो विषय टॉपिक है उसको किस तरह तैयार किया जाए। अनुवांशिकी को कहते हैं जेनेटिक्स। अभी कुछ देर पहले बोले थे ना संस्कार, और अभी बोले थे कि जीन और DNA, तो वो भी उसी टॉपिक से रिलेटेड बात है। और मेरा एक्चुअली वास्तव मेरे को मनपसंद वो टॉपिक है अनुवांशिकी, और हमेशा हम जानते हैं प्रूव्ड भी है और ये भी है। तो अब आपके बातों पर बता रहे हैं, जवाब दे रहे। अनुवांशिकी विज्ञान जो है जेनेटिक्स से बहुत इंटरेस्टिंग है, रोचक है। वो थियोरेटिकल उसको नहीं पढ़ना चाहिए, उसको प्रैक्टिकली अपने आप में उतारना चाहिए। अब जैसे मेरा नाक आया तो ये नाक किसका देना है? पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स का तो 2 पेरेंट है, एक मम्मी है एक पापा है, तो दोनों का होगा, इसमें दोनों का जीन होगा। दोनों का जीन या तो मिक्स होगा या तो किसी का एक प्रकट किया होगा, एक वो छुप गया होगा। एक वो प्रकट हो जाता है उसको डोमिनेंट कहते हैं, जो छुप जाते हैं उसको रिसेसिव कहते हैं, या तो फिर मिक्स हो जाएगा, दोनों गुण क्या होगा, को डोमिनेंस हो जाएगा, ना तो वो डोमिनेंट होगा ना तो वो डोमिनेंट होगा, बीच में हो जाएगा। तो ऐसे करके के पढ़ना चाहिए अनुवांशिकी विज्ञान, मतलब जेनेटिक्स। मतलब सेट करिए अपने आप का, कान है तो ऐसे कान क्यों है, और आपका आवाज़ है तो आवाज़ कहाँ से आया, कहाँ से आया, मतलब हाँ मैं क्या हूँ, जानिए सब। वो किससे जान सकते हैं? अनुवांशिकी से, जेनेटिक्स से जान सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट को कभी भी कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं लेना चाहिए, वो अपने आप को उससे रिलेट करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, पढ़ के मेरे को क्या नॉलेज मिलेगा? तो नॉलेज क्या, अपने आप में नॉलेज मिलता है, अपने आप को जानने को मिलता है कि मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा क्यों हूँ। तो जरूर एंसेस्ट्रल डेट मीन्स की पूर्वज का ही परिणाम स्वरूप मैं जो भी हूँ पूर्वज की परिणाम स्वरूप हूँ। और पूर्वज जैसे थे, पूर्वज में आ जाते पेरेंट्स के पेरेंट्स आते थे, और करंट पेरेंट्स जो होते हैं सो पेरेंट हो गए करते हैं। तो यही चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है अनुवांशिकी में, और बहुत इंटरेस्टिंग है, रोचक है। लेकिन अगर उसको थियोरेटिकल पर कस देते हैं तो बोरिंग हो जाएगा। उसको बोरिंग नहीं करना, प्रैक्टिकली लेकर चलना है, अपने आप पर सेट करना है। प्लांट पर है तो प्लांट को भी समझना है और अपने आप को भी समझना है, दोनों को लेकर चलना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई बोरिंग नहीं। वर्तमान समय में देखें तो बिहार बोर्ड में अगर 12th की बात करें तो बिहार बोर्ड में देखा जाता है कि 50% ऑब्जेक्टिव और 50% थ्योरी होता है। तो सर किस तरह तैयारी करें जो दोनों एक साथ तैयार हो सके? अब बार बार बोर्ड कर रहे हैं, हम बोर्ड के सख्त खिलाफ है, क्योंकि बोर्ड करके क्या करेगा, मेनली नीट के लिए करेगा। तो नीट के लिए करेगा तो ऑब्जेक्टिव देना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव को जब ये टेकअप करेगा तो उससे बोर्ड भी कवर हो जाएगा और नीट भी कवर हो जाएगा। अब सोचिए ना कि अगर कोई स्टूडेंट नीट की तैयारी करेगा तो उसमें बोर्ड इन्वॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट को नीट का या डॉक्टर बनने का अगर प्रिपरेशन कर रहा है, वो बोर्ड में कैसे फेल हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो स्टूडेंट को नीट के लिए पढ़ाई करना चाहिए, नीचे से उसका बोर्ड भी हो जाएगा, उसके थ्योरी भी बना सकते हैं।
ऑब्जेक्टिव अगर समझ में आता है ना तो उसी लैंग्वेज को डीलिंग करके के थ्योरी भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस कंसेप्ट के लिए ऑब्जेक्टिव मेन होता है। और थ्योरी तो एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट रट भी लेते हैं, बहुत सारे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट रट लेते थ्योरी, लेकिन आई थिंक रटना नहीं चाहिए, समझ करके के अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो समझ के स्टूडेंट को पढ़ेगा तो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, और जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो उसके ऑब्जेक्टिव कवर होंगे। गुरु जी, अगर देखा जाए तो जो भी छात्र होते हैं, अभी देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो सिर्फ कोचिंग संस्था पर ही निर्भर रहते हैं, जो कोचिंग में पढ़ाया गया बस उतना ही करते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। तो उन छात्रों को क्या अपील करेंगे कि सेल्फ स्टडी करने से कितना फ़ायदा होता है? आपकी बात बहुत ही जायज़ बात और सही बात है, बहुत गलत करता है स्टूडेंट सब। कोई भी कोचिंग संस्थान या टीचर पर, चाहे मेरे पर या किसी भी टीचर पर डिपेंड हो जाते हैं ना, वो स्टूडेंट सबसे बड़ा गलती करते हैं। टीचर 1 घंटा में कितना पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, टाइम लिमिटेशन होते। जब तक स्टूडेंट अपने आप को सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तब तक उसका स्वयं का विकास नहीं होगा। नाम सेल्फ मतलब अपने आप को। स्टूडेंट पढ़ते किसके लिए? अपने लिए पढ़ते हैं, टीचर के लिए तो नहीं पढ़ते, अपने के लिए। तो अपने के लिए पढ़ने के लिए उसको अपने स्टडी करना ही चाहिए और करना पड़ेगा। नहीं करता है कोई तो कहे ना तो अपने लाइफ के साथ तो खिलवाड़ करता है। तो सेल्फ स्टडी हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, न्यूज इंडिया परिवार के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे पढ़ते हो, चाहे जो भी फैकल्टी को, कॉमर्स आर्ट साइंस फैकल्टी को, सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। कोचिंग क्लास लिमिटेशन है, लिमिट है, टाइम लिमिट है, बाउंडेशन है टीचर को भी, टीचर का को भी क्लास का। लेकिन जब तक आप अपने आप को स्टडी नहीं करेंगे, अपने आप को आपको आगे बढ़ना, सेल्फ आपको आप पढ़ रहे अपने लिए, तो आपको पढ़ना ही चाहिए और बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। कोचिंग में अगर 1 घंटा पढ़ते हैं तो उसको कवर करने के सेल्फ स्टडी में कम से कम मिनिमम 2 घंटा तो करना ही चाहिए पर डे क्लास का। आज वैद्य को टॉपिक पढ़ाएं तो उस टॉपिक को एनालिसिस करने के लिए, थिंकिंग करने के लिए घर पर उस टॉपिक पर 2 घंटा जरूर स्टूडेंट को देना चाहिए, कम से कम इस सब्जेक्ट। अगर देखा जाए तो गुरु जी कहे तो जो भी छात्र एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अगर देखा जाए, अगर तैयारी अगर सही से ना हो तो वह कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आप उन छात्रों से क्या अपील करेंगे जो कहीं ना कहीं जो किस तरह पढ़ाई करें, जो डिप्रेशन का शिकार ना हो और जो एग्ज़ाम है वह क्वालिफाई बढ़िया तरीक़ा से कर पाए? बच्चे को, कोई बच्चे को तो डिप्रेशन का शिकार होना ही नहीं चाहिए। और देखिए, विश्वास रखना चाहिए। बच्चे को अपने कर्म पर 100% विश्वास होना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, खेल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ, पास कैसे नहीं करूँ, पास करूँगा। अब रही बात कि कम समय है, तो कम समय है तो क्या है, उसी कम समय को बंटवारा करके के, डिस्ट्रीब्यूट करके के, टाइम मैनेजमेंट करके के स्टडी करेंगे तो वो भी काफ़ी है। ऑब्जेक्टिव, अब सोचिए कि पास मार्क तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से हो जाता है, स्टूडेंट तो पास ऑब्जेक्टिव हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव अगर बढ़िया जगह कोई टॉपिक पर पढ़ लेंगे ना तो उससे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। हाँ, थ्योरी में होता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है तो स्टूडेंट को याद करना पड़ता है या लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो सो नहीं है, समझना है, क्वेश्चन बन गया। तो इसलिए हर एक स्टूडेंट को इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। टाइम कम भी है फिर भी तैयारी सफलतापूर्वक हो जाएगा, विश्वास रखना चाहिए अपने कर्मों पर। और डिप्रेशन हो जाता है तो क्या होता है कि उसका कर्म जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाता, वो उस चक्कर में न इधर होता है न उधर हो पाता है। तो ये सब चीज़ ब्रेन से हटा देना चाहिए। कम समय तो उसी समय को काम करना पड़ेगा, ज़्यादा समय तो ज़्यादा समय के लिए काम करना चाहिए, कम समय तो कम समय काम करना चाहिए। अब इस बात को ऐसे समझ सकते हैं ना, अब किसी को जल्द ऐसे मान मत करिए, लेकिन समझाने का तरीका मेरा होता है कि एग्जाम्पल सेट करना, रियली लाइफ से जुड़ने की बात को बता करके समझाना। तो जैसे कि आप क्वेश्चन पूछे कि कम समय में डिप्रेशन हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो थिंक अबाउट कि किसी के घर में किसी की बहन की मैरिज नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रहा, लेकिन अचानक उसको क्या हुआ, शादी हो गई और लड़का वाला क्या कहकर जल्दी से डेट रख दिया, तो उसी कम समय तो क्या पेरेंट्स, लड़की वाला पेरेंट्स क्या डिप्रेस हो जाएंगे, माथा पर हाथ धरेंगे कि मैं अब क्या करूँगा। वो तो नहीं करेगा ना, वो उपाय करेगा कि मैं इतना ही कम दिन में हमको सब अरेंजमेंट करना है। तो करता कि नहीं करता, तो सोचेगा तो ना, तो पहले सोच स्टूडेंट को बनाना पड़ेगा। मेरे को कम समय है तो उसी समय में हमको पूरे 100% समय को क्या करना, सदुपयोग करना, और कैसे उस समय को यूज करो, यूटिलाइज करो, वो स्टूडेंट पर निर्भर करेगा। अगर देखा जाए तो सर, जो भी अभी IAC क्वालिफाई कर चुके हैं, जो जीव विज्ञान से क्वालिफाई किए हैं, बायोलॉजी से किए हैं,
आगे का पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है। तो जो छात्र मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको कुछ विषय के बारे में बताएं, आगे की तैयारी के बारे में बताएं कि आगे के मेडिकल लाइन में जाने के लिए कौन कौन से क्या क्या करें जिससे वह मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। देखिए, बायो से मेडिकल तो है ही, नीट तो है ही, बाकी उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, कैरियर्स हैं बहुत सारे। वो कोई भी स्टूडेंट गूगल करके भी देख सकते हैं, इंटरनेट से पता कर सकते हैं। फिलहाल आप पूछ रहे हैं तो मेरे थ्रू तो हम करना चाहेंगे। एक तो अगर नीट की तैयारी जो स्टूडेंट करना चाहेंगे तो 50% वेटेज है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी एनी हो कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 50% स्थान रखता है। चूँकि बायो फैकल्टी से कोई आगे बढ़ना चाहेगा तो उसका मेन पेपर बायो है, तो बायो किसी भी एंगल से, कोई भी दृष्टिकोण से वो बच्चे को कमजोर नहीं होना चाहिए। 50% वेटेज है उसका। 25% वेटेज किसका? केमिस्ट्री का। 25% फिजिक्स का है। अब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होते कि तीनों के तीनों पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो एक तो बायोलॉजी उसको फुल्ली कमांड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेन पेपर है। अब उसके दो पेपर आते हैं, केमिस्ट्री आते हैं और फिजिक्स आते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट का, बायो स्टूडेंट का फिजिक्स थोड़ा सा डल रहते हैं, मैथमेटिकल पोर्शन के चलते, तो कोई बात नहीं, उससे अगर क्वेश्चन 10 भी क्वेश्चन टेकअप कर सकते तो वो काफ़ी हो जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री भी उसको सपोर्टिव चाहिए, जैसे बायोलॉजी वैसे केमिस्ट्री भी चाहिए उसको। अगर नहीं, बायोलॉजी 100% है, केमिस्ट्री 100% नहीं है, तो उसको फिजिक्स ले जाना पड़ेगा। मतलब 50% केमिस्ट्री, 50% फिजिक्स और 100% बायोलॉजी कवर करेगा तब होगा। या नहीं तो फिर बायोलॉजी 100% और 100% केमिस्ट्री में नहीं तो 90% केमिस्ट्री और 10% फिजिक्स रख लेगा। तो उससे भी क्या होगा, स्टूडेंट रिजल्ट दे देते। तो ये तो नीट की बात हुआ। अब चलिए बात नीट के अलावा। नीट के अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि एजी आज की डेट में बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कर रहे हैं। एजी में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। डायरी टेक्नोलॉजी है। अब सोचिए, डायरी टेक्नोलॉजी मतलब दूध उत्पादन विज्ञान होते हैं। अब दूध सबको जरूरी है, माने प्राइमरी आवश्यकता सबको है, और लेकिन उत्पादन डायरी फार्म करते हैं बहुत कम है, लिमिटेशन में। कोई फार्म चाहबो करते मैं आगे बढ़ाऊँ, फैक्ट्री को लॉन्च करूँ, लेकिन उसके लिए टेक्नीशियन नहीं। वो टेक्नीशियन कौन होते हैं? डायरी टेक्नोलॉजिस्ट। तो वो कोर्स होते हैं एजी के तहत। एपीकल्चर है, सेरीकल्चर है, पल कल्चर है। पल में मोती होते हैं, मोती विज्ञान होते हैं। आप सुने होंगे, जानते होंगे, हीरा के बाद में मोती होती है, तब सोना चांदी। हीरा, मोती, सोना, चांदी। अब सोचिए उसका कोर्स होते हैं। स्टूडेंट अगर पल कल्चर का कोर्स कर लेंगे तो अपना भी बिजनेस कर सकते हैं या जॉब भी कर सकते हैं। तो एजी का ब्रांच हुआ। प्लस में एजी का तो अपना हाई एग्रोनॉमी हाई है, उसमें बीएओ बनते हैं। उसके बाद एफसीआई सुने होंगे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका ऑफिसर बनते हैं। तो एजी से हुआ। उसके बाद बाकी अगर चलेंगे तो फार्मेसी होगा, तो फार्मेसी का सब जानते हैं। उसके बाद चलेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी हुआ। उसके बाद चलेंगे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी का ब्रांच होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ। उसके बाद चलेंगे तो अगला एक और बहुत अच्छा कोर्स है फॉरेंसिक साइंस में सीबीआई बन सकते हैं, सीआईडी बन सकते हैं, जहाँ ब्यूरो, जितने भी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होते हैं वो सब बन सकते हैं। एक कोर्स है, उस कोर्स का नाम फॉरेंसिक साइंस, वो कोर्स कर सकता है बच्चे सब। उसके बाद में ये नहीं होता है कोर्स, तो फिजियोथेरेपी और डॉक्टरी लाइन से जुड़ा तो फिजियोथेरेपी कोर्स कर सकता है। उसके बाद में और पैरामेडिकल थ्रू जाना चाहते हैं तो पैरामेडिकल में पैथोलॉजी कर सकते हैं, ओटी असिस्टेंट कोर्स कर सकते हैं, ऑप्थेल्मिक कोर्स कर सकते हैं। मतलब बायो में ढेर सारे कोर्सेज हैं मेडिकल को छोड़ करके। तो हम लोग के जनरली जो पब्लिक है या पेरेंट्स है, गार्जियन, अभिभावक है, वो केवल यही जानते हैं कि बायोलॉजी में मेनली मेडिकल होते हैं। नहीं, बायोलॉजी में अथाह कैरियर है। गूगल से किसी को सर्च करने के कैरियर इन बायोलॉजी पता चल जाता है उसको। अगर देखा जाए तो बहुत सारे छात्रों का बड़ा बड़ा सपना होता है, लेकिन बुरे संगति में पड़ के कहीं ना कहीं वह सपना अधूरा छूट जाता है और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और वह फिर कुछ कर नहीं पाते हैं जीवन में। तो उन छात्रों को क्या अपील करेंगे? बड़ी खुशी मिला मेरे मन की बात सब ही आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये सब पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान भी देते, अच्छा लगता है। बुरी संगत सबसे बड़ा काल है एक स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट को बर्बाद कर देता। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट हम देखें बर्बाद हो जाता है बस बुरी संगत के चलते। अब देखिए एग्जाम्पल सेट करते कि बहुत सारे पेरेंट्स सब 12th के बाद में अपने बच्चे को रास्ता, वहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा लगाते, इन्वेस्ट कर देते अपने बच्चे पर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स, अभिभावक अपना फर्ज तो निभाते, बच्चे वहाँ पर जाकर क्या होते हैं कि बुरी संगत कही या बुरी लत कही उसमें पड़ जाते। बस 5% स्टूडेंट ही कोटा राजस्थान जाकर के सही ढंग से प्रिपरेशन करते हैं और रिजल्ट देते हैं। बाकी 95% स्टूडेंट
रिजल्ट इसलिए नहीं देते हैं कि उसके पास टैलेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा टैलेंट था, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। किस लिए? तो बस वही उनका बुरी संगत है या बुरी कोई भी कहना चाहिए गलत रास्ता पर चलने लगते, जो उसका जो मेन जो रास्ता है पठन पाठन का, उस पर नहीं चल करके तो दूसरे ढंग से रास्ता चले जाते हैं। चूँकि वहाँ पर जाते तो न कोई पेरेंट्स देखने वाला है, न कोई रिलेटिव वहाँ पर देख सकते हैं, तो स्टूडेंट एक तरह से फ्रीडम महसूस करते हैं। और उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर संगत अगर खराब हो जाए तो कहाँ पर बच्चे फिसल जाता है जिसका कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, और ये हर एक पेरेंट्स को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आपके बच्चे तभी सक्सेस करेगा जब संस्कार, अनुशासन एंड शिक्षा। अगर अनुशासन हो जाएगा पहले संस्कार, तो अगर आप माइंड मत करेंगे प्रिय अभिभावक को, थोड़ा सा हम सच कह देते, ये मेरा एक इनहेरिटेड जेनेटिक गुण है। तो अगर कोई बच्चे अगर गलत संगत में पढ़ते या गलत करते तो उनके पीछे आपका भी हक है, आपका भी साथ है, आपका भी बात है, क्योंकि आप ही वाला जीन या कैरेक्टर बच्चे में गया है तो एक्सप्रेस तो करेगा ही। आप कितने चाहेंगे दूर करने तो दूर नहीं हो सकते, जेनेटिक को दूर नहीं कर सकते, अनुवांशिकी जो कहे हैं उनको दूर नहीं कर सकते, वो तो अवे करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर थे ऐसे तो आपके बच्चे में ऐसा होगा, तो उस बच्चा को अगर सही माहौल और गलत माहौल मिलेगा तो सोच लीजिए आप में जो गुण था वो गुण बच्चा में रहेगा, वो बच्चा आप वाला ही गुण प्रकट जल्दी करेगा, वो सही गुण को नहीं अपनाएगा और गलत गुण जो आप में जो भी था जैसा भी थे। मेरे बातों का दरवाजा मत लीजिएगा, जो सच है सो बता रहे हैं, ट्रूली जो बात है सो बता रहे हैं। तो इसीलिए आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चे पर, क्योंकि आपको महसूस है कि मैं क्या हूँ, तो वही चीज़ आपके बच्चे में भी होगा, आप ही वाला होंगे। तो आपको मालूम है तो अपने बच्चे पर विशेष तरह से ध्यान देना पड़ेगा आपको इस मामले में, तब आपके बच्चे सही जगह पर रहेंगे, सही रास्ता पर चलेंगे। नहीं तो फिर भटकाव आते रहेगा कुछ संगीत के चलते में, उसके भविष्य बर्बाद हो जाएगा बच्चे का। जब छात्र 10वीं की परीक्षा पास कर लेते हैं और आईएससी में एडमिशन कराना चाहते हैं बायोलॉजी से, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक सवाल सा खटकते रहता है कि बायोलॉजी के साथ साथ एक्स्ट्रा में मैथ ले या न ले। तो सर आप हमें ये बताएं कि मैथ लेने से बायोलॉजी के छात्र को फ़ायदा है या घाटा है? अगर टाइम मेन होता है यहाँ पर समय, आप बायो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ते हैं और साथ में एक्स्ट्रा में मैथ रख लेते हैं, तो आपको 5 ट्यूशन पर डे आपको करना पड़ता है, तो आपको सेल्फ स्टडी का समय कम बच जाता है। तो यहाँ पर होता है। लेकिन रही बात की एक्स्ट्रा में मैथ रखने का, तो मैथ पढ़ना चाहिए, उससे कोई ये नहीं होता, घाटा नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। अब मैथ पढ़ते हैं तो आपको फीस का जो प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं उसके लिए पढ़ाई करिए, ये नहीं कि मैथ के लिए हम पढ़ेंगे। आपका मेन सब्जेक्ट बायो है तो बायोलॉजी तो मेन होना ही चाहिए, बायो मेन होना चाहिए, लेकिन वो एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा मत एक्स्ट्रा होता है, मतलब आपके पास समय है, इंटरेस्ट है तो कर पढ़ लीजिए। अब ऐसे नहीं कि उसको मेन बना लीजिएगा, नाम है एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा मीन्स अतिरिक्त समय जब हमको मिलेगा तो ध्यान देंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं ध्यान देंगे, लेकिन पढ़ते रहेंगे। उसमें आपको ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो और बायो का कम नंबर आ जाएगा तो मेन आपका वो भी हो जाता है, एक घाटा ये भी होता है। और मैथ में अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पेपर है, तो एक तरह से फ़ायदा ही होता है। लेकिन टाइम दे करके, टाइम मिलता है तभी लेना चाहिए मैथ एक्स्ट्रा में। अगर टाइम की कमी है, अपने मेन सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहते हैं तो मैं एक्स्ट्रा में नहीं रखना चाहिए, और टाइम निकाल लेते हैं आप, इतना ज़्यादा आपके पास सामर्थ्य है बच्चे को, तो एक्स्ट्रा रखना चाहिए ऑफकोर्स मैथ। सर देखा जाता है कि जो छात्र मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं वो नीट की तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक सवाल सा उठता है कि वह घर से तैयारी करें या बाहर जाके कहीं डेरा लेके एकांत में पढ़े, तो दोनों में क्या अंतर है? यानी कि घर से वह तैयारी कर सकते हैं या कहीं एकांत में कहीं पर इंस्टीट्यूट में जाके वह नीट का तैयारी करें? देखिए, घर से तैयारी नहीं हो पाते, चूँकि वहाँ पर वो बड़े हुए हैं, तो उनका परिवेश जिस प्रकार से हुआ या जिस ढंग से माहौल मिला है या इन्वायरमेंट का ना सोसाइटी मिला, तो उस सोसाइटी में रह करके बच्चे कभी भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। उस सोसाइटी उसको बार बार इंटरफेयर करेगा, पढ़ने में डिस्टर्ब
अड़चन पैदा करेगा। मतलब कोई फ्रेंड में आ जाएगा, या अंकल आ जाएंगे, या अंकल के रिलेटिव आ जाएंगे, या पापा के रिलेटिव आ जाएंगे, तो घर पर ऐसा तरह तरह के क्या होता है, प्रॉब्लम होते हैं, कंसंट्रेट फोकस नहीं कर पाएंगे। और वो बाहर अगर कहीं रह के पढ़ाई करते तो एक उसका दिमाग में रहता है मैं क्यों बाहर में हूँ। एक स्टूडेंट के मन में बात यही तो नहीं स्टूडेंट सोच पाते हैं। वो बाहर में कहीं तैयारी करेगा तो स्टूडेंट बार बार सोचे मैं क्यों बाहर में हूँ। तैयारी करने की, पढ़ने के लिए ना, तो मेरे को पढ़ना है ना, मन में उसके कहेगा। और मन में अगर बात आ जाएगी मेरे को पढ़ना है, तो बच्चे जरूर पढ़ेंगे। तो इसीलिए बाहर ही उचित रहते, बेहतर रहते। वैसे भी समझ सकते हम लोग का संस्कार भी ऐसी है कि राम भगवान जी है, राजा के बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी गुरु आश्रम में रह के पढ़ाई किए थे, दूर रह के पढ़ाई किए थे। तो इसीलिए घर को विद्या अर्जन करने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए, या कोई भी कंपटीशन तैयारी करने के लिए घर को थोड़ा छोड़ना ही बेहतर होता है। अंतिम में सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में बताएं और कोचिंग संस्थान के बारे में बताएं कि किस तरह आप छात्रों को पढ़ाते हैं और कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं। हमको सब गुरुजी ओपेराई कहते हैं। ऐसे मेरा पूरा नाम हुआ ओम प्रकाश रॉय। हम लगभग 20 साल, विगत पीछे 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, बायो पढ़ा रहा हूँ। और मेरा पढ़ाने का अंदाज थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पहले संस्कार तब शिक्षा। संस्कार इसलिए कि आप जो भी जहाँ से भी आए तो आप संस्कार लेके यहाँ पर आते हो, और मैं उस संस्कार को मैं शिक्षा के माध्यम से आप में बदलना चाह रहा हूँ, चेंज करना चाह रहा हूँ, कुछ ज्ञान देके चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मेरा मोटिव यही रहता कि अगर संस्कार नहीं है तो कितनों क्यों नहीं कोई स्टूडेंट को पढ़ा दिया जाए, तो शिक्षा कभी नहीं मिल सकता। पहले संस्कार और तब शिक्षा, ये तो मेरा प्रिंसिपल बात हुआ। और बहुत सारे प्रिंसिपल तो है, आपको मालूम है कि सब परेशान होता पराजित नहीं से, तो मालूम है। चलिए और बताते, मेरे को पढ़ाने का विशेष रहता कि स्टूडेंट को जिज्ञासु बनावे, पढ़ने के प्रति स्टूडेंट को प्रेरित करो। स्टूडेंट खुद क्वेश्चन पूछे हमसे, और क्वेश्चन स्टूडेंट कब पूछेगा, जब स्टूडेंट उस टॉपिक के बारे में समझेगा, समझ में आएगा, तब ये मन में क्वेश्चन आता कि भाई ये क्यों है, किस लिए, और तब ये क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट। तो मेरे को ये मकसद है कि स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछे, तो जिज्ञासु बने, हर चीज़ जानने का इच्छा करे बस। तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ, जिज्ञासा बनाता हूँ। उस जिज्ञासा स्टूडेंट को बनाने के लिए मैं बहुत सारे चीज़ करता हूँ। पहली बार दरभंगा में मैं टेक्नोलॉजी मैं ही लाया होता हूँ 2007 में। 2007 से मैं टेक्नोलॉजी से मैंने पढ़ा रहा हूँ। उस समय में प्रोजेक्टर लाया था। वो प्रोजेक्टर उस समय केवल बड़े बड़े हॉल में, सिनेमा हॉल में चलता था, और मैंने प्रोजेक्टर क्लासरूम में इन्वॉल्व किया था। तो खैर छोड़िए, उस समय नया बात था, तो अजीब बात था, उसमें बहुत सारे कमेंट्स सहना पड़ा। कोई बात नहीं, से कहते सब परेशान तो पराजित नहीं। और आज सबको टेक्नोलॉजी की ओर झुकाव है, और टेक्नोलॉजी से जुड़ के ही सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉडर्नाइज जो हो रहा है सब कुछ में, हर चीज़ में। घर बैठे हम लोग शॉपिंग करते हैं, घर बैठे खाना मंगाते हैं, ये सब किसका कमाल से, टेक्नोलॉजी के कमाल से। तो पढ़ाई में भी टेक्नोलॉजी तो आ गया, और टेक्नोलॉजी मेरे को बहुत पसंद है। उससे ही अभी भी पढ़ा रहा हूँ, और पहले भी पढ़ाता था। कहीं ना 2007 से मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरा स्टाइल हुआ पढ़ाने का। प्लस में जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं, आप बोले ना कि सैद्धांतिक बैटरीज प्रैक्टिकल, मैं प्रत्येक टॉपिक का प्रैक्टिकली नॉलेज देता हूँ स्टूडेंट को। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो स्टूडेंट कैसे समझेगा। अब देखिए, थिंक अबाउट कि हम लोग के शरीर में अब हार्ट है, मान लें सपोज, अब कहेंगे हार्ट हम लोग का बीट हो रहा है, या हार्ट यहाँ पर है, तो स्टूडेंट कभी भी किसी डॉक्टर तो समझता है, डॉक्टर पढ़ाई करता है, पोस्टमार्टम होता है, देखता है, बॉडी रखा रहता है, डेड बॉडी चीता पाता है। लेकिन मेरे स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़े में अभी उसकी जिज्ञासा को देखते कि हार्ट कैसा है। हाँ, उसके लिए वीडियो है, तो वीडियो है, वो तो यूट्यूब पर है, सब कुछ है, लेकिन रियल देखना चाहते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, रैबिट मंगाता हूँ, रैबिट को डिस्कशन करता हूँ, और रैबिट में देख लेता कि देखो ये ऐसा हार्ट है, बट साइज केवल अंतर है। रैबिट छोटा है, हम लोग बड़े हैं, तो हम लोग का वही शेप में बड़ा होगा, उसका छोटा होगा। तो प्रैक्टिकली नॉलेज चाहिए बच्चे को, उस बच्चे को देना सिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनने से पहले अगर डॉक्टर वाले चाल ढाल अगर स्टूडेंट के दिमाग में आ जाएगा ना, तो वो उसको मोटिव करेगा। बच्चे खुद सेल्फ स्ट्रीम से स्वयं को मोटिवेट करेगा, सेल्फ मोटिवेटेड होगा, स्टूडेंट सक्सेस कर जाएगा। तो इंजेक्शन बीपी सिखाते हैं, ब्लड ग्रुप सिखाते हैं, टीसी डीसी तक सिखा देते हैं, हीमोग्लोबिन का सिखा देते हैं। उसके बाद जो चीज़ पढ़ाते हैं, जैसे हम लोग का बायोलॉजी में सब कुछ का सबसे छोटा यूनिट था सेल, उस सेल तक दिखा देते हैं। तो मेरे प्रैक्टिकल पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ,
चूँकि अब जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा देर पहले आपको क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने शादी ब्याह पर प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दिया, तो मैं समाज पर जा करके प्रैक्टिकली जाके सेट करता हूँ कि देखो ये जो पढ़ रहे हो ये नॉलेज है, ये नॉलेज यहाँ पर भी काम देता, यहाँ पर भी काम देता, यहाँ पर भी काम देता। तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल एक्चुअली ऐसा ही है, टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकली, सांस्कारिक, व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा तो थोड़ा सा हम थोड़ा ज़्यादा ही दे देते हैं, और ज़रूरी भी है। क्योंकि नैतिकता नहीं किसी में है तो समझे वो इंसान नहीं है, पशु के समान है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमारे चैनल से बात करने के लिए। आप सभी को भी